हेलो एवरीवन, अगेन मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन मेड माइंड वेद एकेडमी चैनल। सो एवरीवन, टुडे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस एफआई इटावा की तरफ से जो सीपी नेट यानी कि पैरा मेडिकल और जो जेनम एनम बी फार्मा का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, उसी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। जो कि यहाँ पे क्या है आपका जो टुडे हमने जो है हमने आपको कल वीडियो में बताया था कि हम आपके लिए जो है मॉडल पेपर ले आएंगे। तो इसी मॉडल पेपर फर्स्ट को जो हमने आप सभी के लिए फर्स्ट मॉडल पेपर रेडी किया है, इसी को जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं। हमने इसमें जो 100 क्वेश्चन ऐड किया है, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन से हैं। सो यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, यहाँ पर जो है पहला प्रश्न, वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्र एक भौतिक राशि को दर्शाता है जिसका मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर, मीटर, मीटर क्यूब, मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, मीटर। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते मतलब अगला यहाँ पे दिया एक्सप्लेनेशन दिया, थोड़ा देख सकते हैं। वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्र विस्थापन को दर्शाता है जिसका मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। देन यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है, न्यूटन सेकेंड जो है किसका मात्रक है? तो फर्स्ट ऑप्शन है कार्य, एंड सेकेंड ऑप्शन जो दिया गया है यहाँ पर जो है संवेग परिवर्तन की दर, थर्ड है गेंद को हाथ में मजबूती से पकड़ना, लास्ट ऑप्शन है बल का आघात, इम्पल्स ऑफ फोर्स। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, बल का आघात। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न यहाँ पे दिया है, 1 किलोग्राम वजन किसके बराबर होता है? 0.98 न्यूटन, 9.80 न्यूटन, 98.0 न्यूटन, 1 न्यूटन। सो 1 किलोग्राम जो वेट होता है वह इक्वल होता है 9.80 न्यूटन के, 9.80 न्यूटन के। अगला प्रश्न है, 1 जूल कार्य के बराबर होता है, तो 1 जूल जो है कितने कार्य के बराबर होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया 10 से 10 की घात 7 अर्ग, सेकेंड है 10 की घात 9, थर्ड ऑप्शन है 10 की घात 6 एंड लास्ट ऑप्शन 10 की घात 5। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, 10 की घात 7 अर्ग। यहाँ पे देख सकते हैं 1 जूल इक्वल टू होता है 10 की घात 7 अर्ग होता है सीजीएस प्रणाली में। अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? वोल्ट, ओम, एम्पियर, कूलाम। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, विद्युत आवेश की जो एसआई यूनिट है वह क्या है? कूलाम है, और विद्युत धारा का एम्पियर है, और प्रतिरोध का ओम होता है, विभव का वोल्ट होता है। अगला प्रश्न है, नाभिकीय आकार किस इकाई में व्यक्त किए जाते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है फर्मी, सेकेंड एंगस्ट्रॉन, थर्ड ऑप्शन न्यूटन एंड लास्ट ऑप्शन है टेस्ला। सो न्यूक्लियर साइज जो होता है वह मेजर किया जाता है फर्मी में, यहाँ पे ऑप्शन ए वाला करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे देख सकते हैं जो दिया गया नाभिकीय आकार आमतौर पर फर्मी में मापे जाते हैं, जहाँ एक फर्मी इक्वल टू 10 की घात -15 मीटर होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे, प्रकाश की गति सबसे कम किस माध्यम से प्रकाश की गति सबसे कम किस माध्यम से गुजरते समय होगी? निर्वात से, पानी से, वायु से, कांच। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, ग्लास। जब ग्लास से गुजरेगा तो सबसे कम होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है? वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, सदिश राशि नहीं है। चाल, वेग, टॉर्क एंड यहाँ पे लास्ट ऑप्शन दिया है विस्थापन। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला, जो चाल है वह क्या है? सदिश राशि नहीं है। जो चाल होता है वह क्या होता है? अदिश राशि होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, अदिश राशि। अगला प्रश्न यहाँ पे, पानी में स्थित एक वायु का बुलबुला किसके समान व्यवहार करेगा? उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, अवतल दर्पण। सो पानी में स्थित एक जो वायु का बुलबुला होगा वह जो है बिहेव करेगा एज लाइक अवतल लेंस, मतलब कि कॉन्वेक्स लेंस की तरह। सॉरी, कॉन्वेक्स नहीं, कॉनकेव लेंस की तरह, हमने अपोजिट पढ़ दिया। अगला प्रश्न यहाँ पे, ध्वनि शोर को किस इकाई में मापा जाता है? तो यहाँ पे इसका डेसिबल वाला ऑप्शन ही सही है। यहाँ पे ए, बी और सी ऑप्शन जो है टाइपिंग के दौरान गायब हो गए हैं, तो ऑप्शन डी वाला ही करेक्ट ऑप्शन है, डेसिबल। अगला प्रश्न है, किस ग्राफ में जनसंख्या वृद्धि एक प्रारंभिक धीमी अवस्था के बाद तीव्र वृद्धि दर्शाती है, जिसे अक्सर जेड आकार वक्र कहा जाता है? लॉजिस्टिक ग्रोथ वक्र, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वक्र, सिग्मॉइड ग्रोथ वक्र एंड लास्ट ऑप्शन है दोनों ए और सी।
सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वाला एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वक्र या फिर ग्रोथ कर्व। अगला प्रश्न है किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है? स्थान के अनुसार बदलता है, हर स्थान पर समान रहता है, उसके भार के बराबर होता है, पहाड़ों पर अधिक होता है। तो किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वह क्या होता है? हर स्थान पर समान रहता है। ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है न्यूटन का पहला नियम किस नाम से जाना जाता है? घर्षण का नियम, संवेग का नियम, जड़त्व का नियम, गति का नियम। सो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है इसे लॉ ऑफ इनर्शिया जड़त्व के नियम के रूप में जाना जाता है। यहाँ देख सकते हैं न्यूटन का पहला नियम यह कहता है कि कोई भी वस्तु तब तक अपनी स्थिति बनाए रखती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल या बाह्य बल ना कार्य करे। इसे जड़त्व का नियम या जड़त्व कहते हैं। अगला प्रश्न है यदि एक गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि नहीं बदलती है? त्वरण, गति, स्थितिज ऊर्जा, दूरी। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला जो त्वरण होगा एक्सीलरेशन व चेंज नहीं होता है। अगला प्रश्न है केंद्रीय बल सेंट्रीपेटल फोर्स द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक, एकात्मक। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला शून्य होता है, 0। अगला प्रश्न है स्प्रिंग बैलेंस किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बॉयल का नियम, हुक का नियम, बर्नौली का सिद्धांत, पास्कल का नियम। तो जो स्प्रिंग बैलेंस होता है वह हुक के नियम पर कार्य करता है। ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है दीपक की बाती में तेल ऊपर क्यों चढ़ता है? किसका क्रिया, बाती के माध्यम से तेल का प्रसरण, तेल बहुत हल्का होता है, पृष्ठ तनाव के कारण। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला कैपिलरी एक्शन के कारण, केशिका क्रिया के कारण। अगला प्रश्न है सूर्य से पृथ्वी को ऊष्मा किस प्रकार प्रदान कर सूर्य जो है पृथ्वी को ऊष्मा किस प्रकार प्रदान करता है? कॉन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन, फिजन। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पे रेडिएशन, विकिरण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक कुचालक इंसुलेटर है? तांबा, लकड़ी, पारा, एल्यूमिनियम। सो यहाँ पे जो वुड होता है, लकड़ी होता है, क्या होता है? कुचालक है, इंसुलेटर है मतलब कि। तो यहाँ पे ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है दच्चीगम राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? सिक्किम, नई दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला जम्मू एंड कश्मीर, JNK। यहाँ पे देख सकते हैं दच्चीगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर में स्थित है और यह अपनी जैव विविधता विशेष रूप से हंगुल हिरण के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है एजोला को जैव उर्वरक बायोफर्टिलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें होता है क्या? राइजोबियम, साइनोबैक्टीरिया, माइकोराइजा, क्लोरोबियम। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला। इसमें साइनोबैक्टीरिया है, एक प्रकार का साइनोबैक्टीरिया है। अगला प्रश्न है बॉटुलिनम टॉक्सिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह एक न्यूरोटॉक्सिन है, यह जल में घुलनशील एक्सोटॉक्सिन है, यह एक ग्राम पॉजिटिव एनारोबिक जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है, उपरोक्त सभी। सो 22 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। यहाँ पे बॉटुलिनम टॉक्सिन से रिलेटेड सारे स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न है पसीना, लार और आंसुओं में उपस्थित लाइसोसोम किसे नष्ट करते हैं? तो लाइसोसोम यहाँ पे लाइसोजाइम रहेगा। सभी वायरस, कुछ फफूंद, कुछ प्रकार के बैक्टीरिया, अधिकांश वायरस संक्रमित कोशिकाएं। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, कुछ प्रकार के बैक्टीरिया को। अगला प्रश्न है DNA टेम्पलेट पर mRNA का निर्माण या संश्लेषण क्या कहलाता है? जो है कहलाता नहीं, क्या कैसे होता है? एक दिशा में, दो दिशा में, एक प्राइमर की मदद से, दो दिशाओं में, एक प्राइमर की मदद से, एक दिशाओं में। सो करेक्ट ऑप्शन नंबर ए वाला यूनिडायरेक्शनल होता है। देख सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन एक ही दिशा में DNA टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ होता है और इसके विपरीत एक mRNA स्ट्रैंड बनता है। अगला प्रश्न मानव विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने गुफाओं की दीवार पर पेंटिंग चित्र बनाने के प्रमाण छोड़े थे? निएंडरथल मानव, जावा ऐप मानव, क्रोमैग्नन मानव, पेकिंग मानव। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला क्रोमैग्नन मानव ने। अगला प्रश्न है गैमेट के हस्तक्षेप के बिना गैमेटोफाइट से भ्रूण का विकास क्या कहलाता है? एपोस्पोरी, एपोगैमी, एपोमिक्सिस, एपोस्पोरोगैमी। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी वाला एपोगैमी कहलाता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अणु में केंद्रीय परमाणु के चारों ओर जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है? BCl2, BF3, CH4, SF6। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला, CH4 मीथेन। अगला प्रश्न है, गैस्ट्रुलेशन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है, तीन भ्रूणीय जर्म लेयर का निर्माण होता है, कोशिकाओं का बड़े पैमाने पर स्थानांतरण होता है, भ्रूण का आकार बढ़ता है, जर्म लेयर की विकासात्मक नियति तय होती है। सो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे सी वाला, भ्रूण का आकार बढ़ता, यही जो है गैस्ट्रुलेशन के दौरान यह प्रक्रिया नहीं होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भ्रूणीय विखंडन पैटर्न को उनके संबंधित जीवों से मिलाइए। तो आइसोलेसिथल एग मानव में पाया जाता है, मेजोलेसिथल एग मेढक में, और टेलोलेसिथल एग चूजा में पाया जाता है, एंड सेंट्रोलेसिथल एग जो है ड्रोसोफिला में पाया जाता है। सो यहाँ पे सभी के सभी स्टेटमेंट के ऑल आर करेक्ट, ऑप्शन यहाँ पे डी वाला ही सही रहेगा। अगला प्रश्न है, अत्यधिक स्तनपान कराने वाली माताएं स्तन सामान्यतः गर्भवती क्यों नहीं होती हैं? गोनेडोट्रोपिन के लॉस के कारण, गोनेडोट्रोपिन के एक्सेसिव सिक्रेशन के कारण, गैमेट ट्रांसमिशन के जो है दमन मतलब की जो है अनसपोर्ट के कारण, एंड निषेचन के जो है फेलियर होने के कारण। सो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वाला, गोनेडोट्रोपिन के लॉस होने के कारण, फेलियर होने के कारण। अगला प्रश्न है, पानी अवशोषण की प्रक्रिया निम्नलिखित मार्ग का अनुसरण करती है? सो 31 का पहला ही ऑप्शन सही है, जो मूल रोम से जाएगा परावर्डी में, परावर्डी से अंतःत्वचा एंड जाइलम। यहाँ पे ऑप्शन ए वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, पौधों में एपोमिक्सिस की खोज किसने की थी? वासवाल, टिप्पो, विंकलर, स्वान, रॉबर्ट हुक। सो करेक्ट ऑप्शन है बी वाला, विंकलर नामक साइंटिस्ट ने किया था। देख सकते हैं हांस विंकलर ने एपोमिक्सिस शब्द गढ़ा था ताकि बिना निषेचन के पौधों में अलैंगिक प्रजनन का वर्णन किया जा सके। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियस पॉलीएम्ब्रियोनी किसमें पाई जाती है? मतलब कि बोले तो बहुभ्रूणता, जो बहुभ्रूणता है वह किसमें पाया जाता है? पॉलीएम्ब्रियोनी। संतरा, नींबू, आम, उपरोक्त सभी। तो जो यहाँ पे दिया है न्यूक्लियस पॉलीएम्ब्रियोनी किसमें पाया जाता है? सो ऑप्शन डी वाला करेक्ट ऑप्शन है। नींबू में भी होता है, संतरे में भी होता है, और आम में भी होता है। ऑप्शन डी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, शुक्राणु निर्माण का सही क्रम क्या है? तो अस्वम के फॉर्मेशन का जो मेन करेक्ट सीक्वेंस है वह है डी वाला, यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोसाइट बनेगा, देन स्पर्मेटिड, देन स्पर्मेटोजोआ बनेगा। सो यहाँ पे ऑप्शन डी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अपरा प्लेसेंटा का नहीं है? ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति में सहायता करता है, एस्ट्रोजन का स्त्राव करता है, भ्रूण से कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट को हटाता है, प्रसव के समय ऑक्सीटोसिन का स्त्राव करता है। सो प्लेसेंटा का कार्य नहीं होता है कि डिलीवरी के टाइम वो ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन करे। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, यहाँ पे प्रसव के समय ऑक्सीटोसिन का स्त्राव करता है। अगला प्रश्न है, मासिक स्त्राव मेंस्ट्रुअल फ्लो किस कार्ड से होता है? प्रोजेस्टेरॉन, एफएसएच, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए वाला, प्रोजेस्टेरॉन। अगला प्रश्न यहाँ पे, हेनले का लूप किसके अवशोषण के लिए जिम्मेदार है? पोटेशियम, ग्लूकोज, यूरिया, सोडियम। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी वाला, सोडियम, Na+ आयन के। हेनले की लूप का मोटा और वही भाग जल के लिए अपारगम्य होता है, लेकिन यह सक्रिय रूप से सोडियम प्लस का पुनः अवशोषण रीएब्जॉर्प्शन करता है, जो मूत्र यूरिन कंसंट्रेशन में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, 12 जोड़ी पसलियों में से कितनी जोड़ी सीधे स्टर्नम छाती की हड्डी से जुड़ी होती हैं? सो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है, पहली 11 जोड़ियाँ, पहली 9 जोड़ी, पहली 5 जोड़ी, पहली 7 जोड़ी। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, पहली आगे की 7 जोड़ी। अगला प्रश्न है, एक प्रथम श्रेणी अपक्रिया ए गिव्स आउट उत्पाद की अर्धायु 100 सेकेंड है, इस अपक्रिया का दर स्थिरांक क्या होगा? तो इसका जो 39 का करेक्ट ऑप्शन होगा वह जाएगा सी वाला, 6.93 × 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का स्पष्ट गलनांक नहीं होता है? KCl, कांच, बर्फ, हीरा। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, कांच का जो है स्पष्ट गलनांक मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। कांच एक एमार्फस सॉलिड है, इसलिए इसका कोई निश्चित गलनांक नहीं होता है, यह एक तापमान सीमा में धीरे धीरे नरम होता है, जबकि पोटेशियम क्लोराइड, बर्फ और हीरा क्रिस्टलीय ठोस होते हैं जिनका निश्चित गलनांक होता है।
अगला प्रश्न है, एक क्रिस्टल में कुल ब्रेवे जाल्को ब्रेविस लैटिस की संख्या कितनी होती है? 14, 7, 230, 32। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला 14 होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, यदि किसी विलयन का pH इक्वल टू 4 है तो उसमें H प्लस आयन की सांद्रता क्या होगी? 4 मोल, 10 की घात 4 मोल, 10 की घात -4 मोल, 10 की घात -1 मोल। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला 10 की घात -4 मोल होगा, जब आप pH वाले फार्मूला पर इसे रख के सॉल्व करेंगे। जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है तो उसकी अधिकतम ऊंचाई पर किसका मान शून्य होता है? त्वरण, वेग, विस्थापन, समय। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 43 का जो यहाँ पे बोला है, तो विस्थापन जो होगा सॉरी जो वेग होगा यह क्या होता है? शून्य होता है। वेग वाला सही है ऑप्शन। अगला प्रश्न है, N2O5 में नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड में कौन कौन से प्रकार के बॉन्ड होते हैं? सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे केवल सात संयोजक बॉन्ड, केवल आयनिक बॉन्ड, सात संयोजक एवं उप सात संयोजक बॉन्ड दोनों, एंड लास्ट ऑप्शन है सात संयोजक और आयनिक बॉन्ड। सो करेक्ट ऑप्शन है डी वाला सह संयोजक और आयनिक बॉन्ड। N2O5 में प्रत्येक NO2 समूह में सह संयोजक बंध होते हैं और साथ ही Na2+ और NO3 नेगेटिव आयनों के बीच एक आयनिक बॉन्ड भी होता है, इसलिए इसमें दोनों प्रकार के बॉन्ड सह संयोजक और आयनिक बॉन्ड होते हैं। अगला प्रश्न है, आइसोटोनिक विलयनमय होते हैं जिनमें क्या होता है? तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन है जिनका क्या होता है? एक समान प्रासरणी दाब होता है, यूनिफॉर्म ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे 6C14 और 7N14 को क्या कहा जाता है? आइसोटॉप्स, आइसोटोन, आइसोबार, आइसोटोर। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला आइसोबार कहा जाता है, संभारी या फिर संभारक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सभी रंगीन आयनों को दर्शाता है? सो पहला यहाँ पे दिया Cu+, Cu2+, Ni2+, Cu2+, CO2+, Sc3 स्कैंडियम 3+, कॉपर 2+, Rn2+, कोबाल्ट 2+, सोडियम प्लस, मैग्नीशियम 2+ एंड एल्यूमिनियम 3+। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला कॉपर 2+ आयन, Rn2+ आयन एंड कोबाल्ट 2+ आयन, ये जो है रंगीन आयनों को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या दिखाता है? ऑस्मियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, क्रोमियम। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला मैग्नीज। अगला प्रश्न यहाँ पे है, अधिकतम चुंबकीय आघूर्ण किसके द्वारा दर्शाया जाता है? D5, D6, D7, D8। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला D5 के द्वारा। अगला प्रश्न है, ब्लास्ट फर्नेस से प्राप्त लोहा क्या कहलाता है? पिटवा लोहा, कास्ट आयरन, कच्चा लोहा, स्टील। सो ब्लास्ट फर्नेस से ऑब्टेन्ड आयरन को जो है कच्चा लोहा कहा जाता है, पिग आयरन मतलब कि रॉ आयरन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीशियम नहीं रखता है? मैग्नेटाइट, एस्बेस्टाइट, मैग्नेसाइट, कार्नेलाइट। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये वाला मैग्नेटाइट। अगला प्रश्न यहाँ पे है, कार्बोरेंडम किस रूप में पाया जाता है? CaC2, CaCO3, Fe3C, सिलिकॉन कार्बाइड। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 52 का जो है ऑप्शन नंबर डी वाला सिलिकॉन कार्बाइड ही कार्बोरेंडम होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसे अकार्बनिक इनऑर्गेनिक बेंजीन कहा जाता है? सो B3N3S6 को ही इनऑर्गेनिक बेंजीन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 10 लीटर में 32 ग्राम ऑक्सीजन की मोलर एकाग्रता या मोलर सांद्रता क्या होगा? सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 54 का हो जाएगा सी वाला 1.00 मोल प्रति लीटर। देख सकते हैं O2 का मोलर द्रव्यमान 32 ग्राम प्रति मोल होता है, अतः 32 ग्राम इक्वल टू 1 मोल हो जाएगा। तो मोलरता इक्वल टू होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपान बिलियन की मात्रा लीटर में, तो 1/10 जब इक्वल टू करके करेंगे तो 1.00 मोल पर लीटर ऑब्टेन्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे, हंसाने वाली गैस किसे कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 55 का हम लोग का ऑप्शन नंबर ए वाला नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? N2O होता है नाइट्रस ऑक्साइड का। अगला प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस यौगिक का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक है? N हेक्सेन, N पेंटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला N हेक्सेन का। अगला प्रश्न है, रंग अक्सर निम्नलिखित में से किससे प्राप्त उत्पादों से प्राप्त होता है? सो फर्स्ट ऑप्शन है पेट्रोलियम उत्पाद, सेकंड है कोल तार, थर्ड है गैसोलीन एंड लास्ट ऑप्शन है जल गैस। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर जो है बी वाला कोल तार से ऑब्टेन किया जाता है।
तो यहाँ पे जो रंग दिया है आई थिंक यहाँ पे रंजक रहा होगा, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तरंग गति और फोटान की कण प्रकृति दोनों से संबंधित है? इंटरफेरेंस इक्वल टू एम सी स्क्वायर, विवर्तन एंड इक्वल टू एच भी। सो करेक्ट ऑप्शन है डी वाला इक्वल टू एच भी। अगला प्रश्न है, कोबाल्ट 60 समस्थानिक का उपयोग निम्नलिखित में से किस रोग के उपचार में किया जाता है? हृदय रोग, त्वचा रोग, कैंसर रोग। सो ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन है, कैंसर डिसीज में किया जाता है कोबाल्ट 60 का उपयोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया संभव नहीं है? सो जो यहाँ पे रिएक्शन पॉसिबल नहीं है वह जगह बी वाला CO प्लस H2 गिव्स आउट Ca प्लस H2, यह पॉसिबल नहीं है। अगला प्रश्न, एक परमाणु में प्रोटॉन्स कहाँ होते हैं? तो परमाणु में प्रोटॉन्स जो है वह नाभिक के बाहर होगा, कि अंदर, कि नाभिक के अंदर और बाहर, की इनमें से कोई नहीं। तो प्रोटॉन्स जो एक परमाणु में प्रोटॉन्स जो होता है नाभिक के अंदर होता है, ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न, क्रोमियम Z इक्वल टू 24 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 2,8,14, 2,8,8,6, 2,8,12,2, 2,8,13,1। सो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा इसका वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी वाला, जो क्रोमियम 24 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2,8,13,1 होगा, ऑप्शन डी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें आयन संयोजक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है? CaCl2, LCl3, SiCl4, PCl3। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए वाला CaCl2। अगला प्रश्न है, जिंक सल्फाइड का रंग कैसा होता है? सफ़ेद, काला, लाल, नीला। तो जिंक सल्फाइड यानी कि ZnS का जो रंग होता है वह सफ़ेद होता है, ऑप्शन ए वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, मरकरी आयन का सूत्र क्या होता है? तो मरकरी आयन का जो सूत्र होता है वह Hg2+ होता है, Hg2 होता है, ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, किसी यौगिक का ऊष्मीय अपघटन प्रथम कोट ही फर्स्ट ऑर्डर का है यदि कोई नमूना 120 मिनट में 50% डिकम्पोज अपघटित हो जाता है तो 90% अपघटन में कितना समय लगेगा? 300 मिनट, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे जो है 360 मिनट, थर्ड ऑप्शन 398.8 मिनट एंड लास्ट ऑप्शन है 400 मिनट। सो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला, 398.8 मिनट लगता है। अगला प्रश्न है, NH4Cl का जलीय विलयन कैसा होता है? अम्लीय, क्षारीय, मूड़ी, रंगीन। सो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वाला एसिडिक होता है, अम्लीय। अगला प्रश्न है, DNA फिंगरप्रिंटिंग तकनीक किस पर आधारित है? तो इसकी खोज जो है एलेक्स जेफ्रे नामक साइंटिस्ट ने किया था। किसने? एलेक्स जेफ्रेज नामक साइंटिस्ट ने किया था। यह DNA प्रकृति पर आधारित, कि DNA मरम्मत, की DNA पॉलीमॉर्फिज्म, की DNA ट्रांसक्रिप्शन। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग की खोज एलेक्स जेफ्रे नामक साइंटिस्ट ने किया था, इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था और यह DNA पॉलीमॉर्फिज्म पर आधारित है। अगला प्रश्न है, टिंडल प्रभाव किसमें दिखाई देता है? विलेन में, लवण में, सॉल्ट में, वाष्प में। तो टिंडल प्रभाव जो होता है वह सॉल्ट में दिखाई देता है, ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, आइडोफॉर्म परीक्षण निम्नलिखित में से किस यौगिक के लिए किया जाता है? CH3CHO, CH3CH2OH, CH3CO, CH4। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये वाला CH3CHO एसिटाल्डिहाइड। अगला प्रश्न है, फास्जीन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो फास्जीन का रासायनिक सूत्र COCl2 होता है, ऑप्शन यहाँ पे डी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी विघटन, रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन क्या है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, नाभिकीय परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 72 का ऑप्शन नंबर सी वाला, नाभिकीय परिवर्तन। अगला प्रश्न है, आइंस्टीन के फोटोइलेक्ट्रिक समीकरण के अनुसार किसी धातु से उत्सर्जित फोटोइलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बनाम घटना विकिरण की आवृत्ति का प्लॉट एक सीधी रेखा देता है जिसका ढलान क्या होगा? तो 73 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, जिसका ढलान सभी धातुओं के लिए समान है और विकिरण की तीव्रता पर क्या होता है? स्वतंत्र होता है, ऑप्शन डी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, एक समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी f इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है यदि इसकी समतल सतह को सिल्वर किया जाए तो नई फोकस दूरी क्या होगी? 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर होगा फोकस दूरी। अगला प्रश्न है, बेल मेटल एक मिश्र धातु है किसका? तो बेल मेटल जो इसे बोले तो घंटा धातु है वह किसका मिश्रण है? तो घंटा धातु जो है वह जो मिश्रण होता है वह कॉपर और टिन का होता है, ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन है।
अगला प्रश्न है, इनमें से किसकी पैकेजिंग दक्षता सबसे अधिक होता है? तो 76 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, FCC, मतलब कि फेस सेंटर्ड क्यूब का पैकेजिंग कैपेसिटी अधिक होता है। अगला प्रश्न है, मेंडल का काम 1900 तक अज्ञात रहा सिवाय इसके कि? तो 77 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, उनके काम को आवश्यक डेटा के साथ समर्थित नहीं किया गया। अगला प्रश्न है, रानीखेत रोग किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, वायरस, कवक, परजीवी। सो रानीखेत डिसीज जो होता है वह फाउल में होता है ज़्यादातर, और यह जो काज होता है यह वायरस के कारण होता है। ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन है, जो मुर्गियां होती हैं उन्हीं में ज़्यादा होता है, मुर्गों में। अगला प्रश्न है, यदि KMNO4 को अम्लीय माध्यम में ऑक्जेलिक अम्ल में अपचयित किया जाए तो मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हो जाता है कितना? तो 4:2, 6:4, 7:2, 7:4। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला, 7:2 होता है, 7 से 2। अगला प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? उत्प्रेरक चयनात्मक होते हैं, उत्प्रेरक संतुलन को प्रभावित करते हैं, उत्प्रेरक सक्रिय ऊर्जा को प्रभावित करते हैं, उत्प्रेरक तंत्र को प्रभावित करते हैं। सो जो यहाँ पे पूछा कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, सो स्टेटमेंट रॉन्ग यहाँ पे है बी वाला, उत्प्रेरक संतुलन को प्रभावित करते हैं। संतुलन का मतलब यहाँ पे साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम से है। अगला प्रश्न है, किसी सिस्टम का तापमान कम हो जाता है कब? तो किसी सिस्टम का तापमान तब कम होता है जब रुद्धोष्म में प्रसार होता है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है तब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रजाति में 25 टन सेंटीग्रेड पर शून्य मानक सोलर एंथैल्पी होती है? H2O गैस, Cl2 गैस, Br2 गैस, CH4 गैस। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, जब क्लोरीन गैस में। अगला प्रश्न है, EMOET एक विधि है क्या? मछली पालन, भेड़ों में क्लोनिंग, मनुष्यों में जन्म नियंत्रण, एंड लास्ट ऑप्शन है मवेशियों में संकरण। तो इसका मतलब होता है मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। ऐसे इसी का शायद यही फुल फॉर्म होता है, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। तो इसका जो यहाँ एक विधि है वह जो यूज किया जाता है वह जो है मवेशी, जो 83 है यहाँ पे, इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी वाला, मवेशियों में संकरण, मतलब कि जो है संकरण हाइब्रिडाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, धातु कर्म में प्रयुक्त खनिजों से जुड़ी अशुद्धियों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? सो 84 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वाला, इसे गैंग कहा जाता है, गैंग। अगला प्रश्न है, धातु कर्म में कैल्सिनेशन का उपयोग किसके निष्कासन के लिए किया जाता है? जल और सल्फाइड, जल और H2S, जल और CO2, जल और कार्बन मोनोऑक्साइड। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पॉलीमर को उनके अणुओं के बीच अंतः आणविक बलों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे फाइबर, इलास्टिक, इलास्टोमर, इन्हीं को जो है उनके बढ़ते हुए क्रम में जो अरेंज करना है। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी वाला, इलास्टोमर का सबसे ज़्यादा फाइबर का होगा, फिर प्लास्टिक का, फिर इलास्टोमर का। ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, Fe3+ आयन Fe2+ आयन से अधिक स्थिर है क्योंकि? तो इसलिए स्थिर है क्योंकि Fe2+ की विन्यास 3d6 है, जबकि Fe3+ की विन्यास 3d5 है, इसी कारण। अगला प्रश्न है, एडेंडम जोड़ा जाने वाला अणु का ऋणात्मक भाग उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। इस नियम को किस नाम से जाना जाता है? सो फर्स्ट ऑप्शन है सेटजैफ नियम, पेरोक्साइड नियम, मार्कोनी-काफ का रूल, ऑन-टाफ नियम। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 88 का हम लोग का ऑप्शन नंबर सी वाला, इसे मार्कोनी-काफ का नियम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, क्रोमिल क्लोराइड द्वारा टॉलुइन को बेंजल्डिहाइड में ऑक्सीकृत करने की अपक्रिया को क्या कहा जाता है? सो 89 का जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी वाला होगा, कैनिजारोव क्रिया आई थिंक है, आप लोग इसका थोड़ा सा मैच कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस उत्पाद क्या है? फ्रक्टोज ग्लूकोज, ग्लूकोज ग्लूकोज, ग्लूकोज गलैक्टोज, डी ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज। तो यहाँ पे डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। सो 90 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे जो है हम लोग का डी वाला ऑप्शन, डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज और डेक्स्ट्रो रोटेटरी फ्रक्टोज प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस गुण में सामान्यतः एक आवर्त में कमी आती है? तो आयनीकरण ऊर्जा, धात्विक प्रकृति, इलेक्ट्रॉन अभिरुचि, संयोजकता। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी वाला, धात्विक प्रकृति में। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है? यह पृथ्वी के अधिक निकट है, यह पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है, इसे सूर्य से प्रकाश मिलता है, गैस अणुओं की प्लान वेग यहाँ उनके मूल माध्य वर्ग वेग से कम है। तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है इसलिए क्योंकि गैस अणुओं की प्लान वेग यहाँ उनके माध्य मूल वर्ग वेग से कम है, इसी कारण। अगला प्रश्न है, द्रवित दोलन में
दोलक की कोणीय आवृत्ति क्या होता है? तो द्रवित दोलन में कोणीय आवृत्ति जो होता है दोलक की वह समान बनी रहती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर दो घड़ियों में से एक पेंडुलम द्वारा नियंत्रित होती है और दूसरी स्प्रिंग द्वारा नियंत्रित होती है। यदि दोनों घड़ियों को चंद्रमा पर ले जाया जाए तो कौन सी घड़ी पृथ्वी के समान समय अवधि दर्शाएगी? सो पहला ऑप्शन है स्प्रिंग घड़ी, सेकंड है पेंडुलम घड़ी, थर्ड है दोनों एंड लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 94 का हम लोग का ऑप्शन नंबर ए वाला स्प्रिंग घड़ी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में एंट्रोपी, यहाँ पे पूछा क्या कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में एंट्रोपी जो होता है, एंट्रोपी में अधिकतम वृद्धि होता है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया है पानी में नमक का घुलना, पानी का संग्रहण, नेफ्थलीन का ऊर्ध्वपातन, बर्फ का पिघलना। सो करेक्ट ऑप्शन है सी वाला, फिनाफ्थलीन का ऊर्ध्वपातन किया जाएगा तो इस प्रक्रिया में एंट्रोपी में अधिकतम वृद्धि होता है। अगला प्रश्न ये कि कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉनों को किसके द्वारा विभेदित किया जाता है? मुख्य क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या। सो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे सी वाला, स्पिन क्वांटम संख्या के द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे कम होगा? 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन एंड पेंटेन। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 97 का ऑप्शन नंबर सी वाला, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन का। अगला प्रश्न है, ऑटोमोबाइल द्वारा उत्पन्न सबसे हानिकारक वायु प्रदूषक कौन सा है? HNO3, NO, SO2, CO। सो 98 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है, यदि आपको अपनी कक्षा में प्याज की जड़ के सिरे रूट टिप्स दिए जाते हैं और आपसे उन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की गिनती करने को कहा जाता है तो निम्न में से किस अवस्था में आप सबसे आसानी से अवलोकन कर सकते हैं? प्रोफेज, एनाफेज, टीलोफेज, मेटाफेज। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 99 का हम लोग का ऑप्शन नंबर डी वाला, मेटाफेज स्टेज में हम अच्छे से अवलोकन कर सकते हैं कि इसमें किसने नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं। अगला और लास्ट प्रश्न यहाँ पे, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पुनः संयोजक डीएनए तकनीकी में सबसे अधिक उपयोग किए जाते हैं। ये कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? प्लाज्मिड, सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियल सेल्स। सो करेक्ट ऑप्शन है डी वाला, इन्हें बैक्टीरियल सेल से ऑब्टेन किया जाता है। ऑप्शन डी वाला करेक्ट ऑप्शन है। So all of you dear student, thanks for watching this video. If you like this video then don't forget to subscribe my channel Med Mind Base Academy। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट, आज का जो है मॉडल पेपर आपको कैसा लगा वीडियो में कमेंट करके बनाइएगा और हमारे मेहनत को देखते हुए एक लाइक और जो है एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा।